हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम देखेंगे कि पंजीकरण प्रक्रिया संबंधी क्या क्या नियम है। ठीक है, ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जीएसटी के अंदर उसकी क्या क्या रूल्स हैं। ठीक है, और वो कहाँ पे दे रखे हैं वो आपको रूल 8 के अंदर दे रखे हैं। तो एक एक करके हम सारे रूल्स के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ में हम जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो पूरी पढ़ेंगे, बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम कि क्या क्या रूल्स हैं, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाता है इस एक्ट के अंदर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो देखिए रजिस्ट्रेशन के जो रूल्स हैं वो रूल्स 8 में दे रखे हैं। किसके? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के अंदर। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल सीजीएसटी एक्ट है ना, सीजीएसटी एक्ट 2017 का जो रूल नंबर 8 है उसके अंदर इसके रूल्स दे रखे हैं। ठीक है, और ये जो सीजीएसटी एक्ट है वो किसने पास किया था? लोकसभा ने पास किया था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये मैंने आपको जीएसटी में बहुत पहले ही बता दिया था कि जीएसटी में बेसिकली अगर इसका लीगल स्ट्रक्चर देखें हम, ठीक है, इसका जो वैधानिक ढांचा है उसमें हमने देखा था। तो इसके अंदर देखिए एक तो सीजीएसटी एक्ट है। ठीक है, सीजीएसटी एक्ट 2017 है। ठीक है, ये बात हम कर चुके थे। एक एसजीएसटी एक्ट है 2017, एक है आईजीएसटी एक्ट। ये तीन इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या होते हैं, ये दोनों तो ये देखिए ये लोकसभा जो होता है, लोकसभा के द्वारा जो पारित किया जाता है, संसद द्वारा पारित किया गया है। ठीक है, और ये जो आईजीएसटी है ये भी संसद द्वारा पारित किया गया है और ये राज्य की विधानसभाएं पारित करती है। ठीक है, सीजीएसटी एक्ट को, एसजीएसटी एक्ट को। ठीक है, तो ये तो राज्य की विधानसभाएं पारित करती है और ये संसद द्वारा और ये भी संसद द्वारा। ये बातें तो हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हमें बात करनी है कि रजिस्ट्रेशन में क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो उसकी हम बात करते हैं, रूल 8 के अंदर दे रखे हैं और ये भी सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंडर। तो देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? एवरी पर्सन अदर देन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अ पर्सन required to deduct tax at source under section 51, a person required to collect tax at source under section 52, and a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Service Tax Act 2017, 13 of 2017, who is liable to be registered under the section 1 of the section 25, and every person seeking registration under subsection of 3 and section 25 here after this chapter refer to this application the shall before applying for the registration। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि वो हर पर्सन जिसका कि रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, इसके अंदर जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाले हैं वो भी आ जाते हैं और जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना है वो भी आ जाते हैं। हमने पढ़ा था कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, इसमें हमने देखा था ये अदर देन क्यों बोला हुआ है, अदर देन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, क्योंकि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जरूरी नहीं होता है कि वो क्या करवाए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, क्योंकि उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इंडिया के डॉक्यूमेंट्स के बराबर नहीं होते हैं, इसलिए उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता, उन्हें यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। ठीक है, और ये जो टीडीएस वगैरह इनको देखिए ये सब क्या है, ये अनिवार्य, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंदर आ जाते हैं। तो इन लोगों को तो रजिस्ट्रेशन करवाना ही है, मतलब कंपलसरी है। इसके अलावा जो कोई भी बच जाता है उनको जो रजिस्ट्रेशन करवाना है उसके क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसके बारे में यहाँ पे हम पूरा डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए किसको करवाना है? डिक्लेयर हिज परमानेंट अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन। ठीक है, उनके पास क्या होना चाहिए? अपना पैन नंबर होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए और स्टेट और यूनियन टेरिटरी का जो यूनियन टेरिटरी
पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST registration first on the common portal either directly or through the तो देखिए उनके पास जो अपना पैन नंबर है, ईमेल एड्रेस है और उनके जो एड्रेस है स्टेट का या जो भी यूनियन टेरिटरीज है उसके बेस पर उन्हें जो ये फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म नंबर फर्स्ट है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फर्स्ट, उसके अंदर उनके जो कॉमन पोर्टल है ना, कॉमन पोर्टल पे ये फॉर्म दे रखा है, उसके अंदर उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। ठीक है, वो खुद भी कर सकते हैं या फिर और द थ्रू फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर, और जहाँ से जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करने का काम होता है वहाँ से भी वो करवा सकते हैं। ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन। अब देखिए, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन हैविंग अ यूनिट इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन और बीइंग द स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर शैल मेक अ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन एज अ बिजनेस vertical district from his other unit located outside the special economic zone। अभी देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में बता रहे हैं कि देखिए अगर किसी पर्सन के पास क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, सेज है, तो उसे क्या करना पड़ेगा कि अपना जो दूसरा बिजनेस है अगर वो उन्हें रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से सेपरेट क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, सेज का तो एप्लीकेशन, सेज तो रजिस्टर्ड होता ही है, लेकिन उसके अलावा उनके पास अगर कोई दूसरा बिजनेस है तो उसके लिए अलग से एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे। देखिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए इसके बाद में देखिए, provided further that every person being input service distribution shall make the separate application for registration as such input service distributor। अगर कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, अगर कोई इनपुट सर्विस का डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसे भी अपना एप्लीकेशन जो है इस इनपुट सर्विस के अलावा दूसरे किसी बिजनेस के लिए अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर हो रही है। अब सेकेंड नंबर पॉइंट की बात करें, सेकेंड नंबर पॉइंट में क्या बोला हुआ है, द परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर, ठीक है, शैल बी वैलिडेटेड ऑनलाइन बाय द कॉमन पोर्टल फ्रॉम द डेटाबेस मेंटेन बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, ठीक है, टैक्सेस। ठीक है, ये होगा। तो देखिए परमानेंट अकाउंट नंबर जो है उसके पास होने चाहिए किसी पर्सन के पास अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो। ठीक है, और वो जो परमानेंट अकाउंट नंबर है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है, ठीक है, वो इशू करता है। तो उनके पास जो डेटाबेस मेंटेन है उसमें उनके पास में क्या होना चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकेंड की, द मोबाइल नंबर डिक्लेयर्ड तो देखिए पैन नंबर होना चाहिए। और दूसरी बात क्या की गई है, दूसरी बात की गई है कि मोबाइल नंबर डिक्लेयर्ड अंडर द सब रूल ऑफ फर्स्ट शैल बी वेरीफाइड थ्रू अ वन टाइम पासवर्ड सेंड टू द सैड मोबाइल नंबर। ठीक है, तो एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो एक तो पैन होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर की बात करें वो होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट, और देखिए एक ईमेल एड्रेस की बात की गई है यहाँ पे। तो देखिए ईमेल एड्रेस की बात की गई है, ईमेल एड्रेस डिक्लेयर्ड अंडर सब रूल ऑफ फर्स्ट शैल बी वेरीफाइड थ्रू द सेपरेट वन टाइम पासवर्ड सेंड टू द सैड ईमेल। ठीक है, तो एक ईमेल एड्रेस भी होना चाहिए जो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है उसका। ठीक है, ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो बात की गई है आपको कि ये सारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, पैन नंबर, मोबाइल नंबर और हो गया ईमेल। ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारी सूचनाएं हैं, सारी इंफॉर्मेशन है जो कि क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए और रजिस्ट्रेशन के लिए हमें प्रस्तुत करनी होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं
पॉइंट नंबर 3 की ऑन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ द परमानेंट अकाउंट नंबर एंड मोबाइल नंबर। ठीक है, जब आपके पैन नंबर और मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, ठीक है, अगर वेरिफिकेशन हो जाता है उनका, ऑन द सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ पैन नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, अ टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं पता है, TRN कहते हैं। ठीक है, TRN जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? TRN जनरेट होता है। अ टेम्परेरी रेफरेंस नंबर शैल बी जनरेटेड एंड द कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेशन ऑन द सेड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो उसे मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल एड्रेस पे वो TRN नंबर भेज दिया जाएगा। तो आपको क्या प्रोसेस जो रूल है वो क्लियर हो रहा है। सबसे फर्स्ट नंबर रूल में ये कहा गया है कि अगर कोई अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो उसे अपने जो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें पैन आ जाता है, अपना नंबर आ जाता है और क्या आ जाता है, और ईमेल एड्रेस आ जाता है। ठीक है, तो ये उसके पास होने चाहिए और ये उसको प्रस्तुत करने हैं। ठीक है, वहाँ पे, और जैसे ही उसका सक्सेसफुल वेरिफिकेशन होता है तो उसका TRN क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। टेम्पररी रेफरेंस नंबर जो है वो जनरेट हो जाते हैं और उसे जो एप्लीकेंट है उसे क्या कर दिए जाते हैं, सेंड कर दिए जाते हैं बाय मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस। ठीक है, फिर बात करते हैं हम आगे देखिए पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या कहा गया है, यूजिंग द, पॉइंट नंबर 4 सेपरेट है क्या, ये रहा। देखिए पॉइंट नंबर 4 में क्या कहा गया है, यूजिंग द रेफरेंस नंबर जनरेटेड अंडर द सब रूल 3, द एप्लीकेशन शैल इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट एन एप्लीकेशन इन पार्ट B ऑफ द फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन फर्स्ट duly signed or verified through the electronic verification code along with the document specified in the said form at the common portal either directly through the facilitation center notified by the commissioner। ठीक है, तो ये क्या बोला है कि जब TRN जनरेट हो जाता है, ठीक है, TRN जनरेट हो जाता है, तो TRN जनरेट होने के बाद में जो एप्लीकेंट है उसे अपना जो एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रॉनिकली क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। और उसके लिए फॉर्म कौन सा बताया है, फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन फर्स्ट, जो कि जो GST का कॉमन पोर्टल है उस पर दे रखा है। ठीक है, और वो भी कैसे होना चाहिए, पूरी साइंड होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। कैसे, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से क्या होना चाहिए, वो वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से वो क्या होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइड इन द सेड फॉर्म ऑफ द कॉमन पोर्टल आइदर डायरेक्टली या फिर वो किसी दूसरे जो रजिस्ट्रेशन सेंटर है उस पर जा करके करवा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। ऑन द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन नंबर, ऑन द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन अंडर द सब रूल 4 एंड एक्नॉलेजमेंट शैल बी इशूड इलेक्ट्रॉनिकली टू द एप्लीकेंट इन फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 2। तो जैसे ही जो एप्लीकेशन है उसकी जो रिसिप्ट है वो कैसे, एक्नॉलेजमेंट कैसे दी जाती है, इलेक्ट्रॉनिकली दी जाती है, और ये जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन का है, रजिस्ट्रेशन 2 वाला, उसके थ्रू दी जाती हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो देखिए, तो पॉइंट नंबर 6 में बताया गया है, अ पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज कैजुअल, देखो, अ पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एक तो ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन शैल बी गिवन अ टेम्पररी रेफरेंस नंबर बाय द कॉमन पोर्टल फॉर मेकिंग एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द provision of section 27 and the acknowledgement under sub rule 5 shall be issued electronically only after the said deposit।
तो देखिए ये जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति, तो उनको क्या करना पड़ता है कि उनका अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने से पहले उन्हें टैक्स डिपॉजिट करवाना होता है। ठीक है, जो एडवांस टैक्स होता है ना, अग्रिम टैक्स, वो उन्हें डिपॉजिट करवाना होता है और इसके लिए उन्हें क्या दिए जाते हैं, टेम्पररी रेफरेंस नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, और वो जो टैक्स है वो डिपॉजिट करवाएंगे, उसके बाद ही उनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टेप कैसे देखे, स्टेप नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो स्टेप फर्स्ट क्या था, देखिए स्टेप फर्स्ट था आपके कि जो डॉक्यूमेंट है वो क्या करना, इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट को क्या करना, रिप्रेजेंट करना। जो पोर्टल है, कॉमन पोर्टल, उसका जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फर्स्ट, उसके अंदर, ठीक है, वो सारे जो इंफॉर्मेशन है, पैन कार्ड, अपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, इसके थ्रू क्या करना, अपनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना। फिर हमने देखा कि उनकी जो इंफॉर्मेशन है, स्टेप नंबर सेकेंड, ठीक है, स्टेप नंबर सेकेंड में हमने देखा कि उनकी जो इंफॉर्मेशन है, पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल, जैसे ही वेरीफाइड होते हैं तो उनका क्या हो जाता है, टीआरएन जनरेट हो जाता है। ठीक है, वो वेरीफाइड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। और इसके बाद स्टेप नंबर थर्ड में हमने देखा था कि क्या हो जाता है, उनका टीआरएन जनरेट हो जाता है, टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है। और स्टेप नंबर 4 में हमने देखा, स्टेप 4 में कि जैसे ही टीआरएन जनरेट होता है तो टीआरएन के बेस पे वो अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन का वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में स्टेप नंबर 5 में हमने क्या देखा, स्टेप नंबर 5 में हमने देखा कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है सेकेंड का, उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर दी जाएगी, एक्नॉलेजमेंट जो है वो सेल कर दी जाएगी। ठीक है, जो एप्लीकेशन की एक्नॉलेजमेंट होती है ना, वो उन्हें इशूड कर दी जाएगी, जो एप्लीकेंट है उसको। फिर पॉइंट नंबर 6 में हमने देखा, पॉइंट नंबर 6 में, स्टेप नंबर 6 भी कह सकते हैं कि जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं उन्हें पहले अपना जो एडवांस टैक्स है वो डिपॉजिट करवाना होता है। ये जो एडवांस टैक्स है ना, एडवांस टैक्स डिपॉजिट करवाएंगे, उसके बाद ही उनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, ये हमने देखा है रजिस्ट्रेशन के रूल्स। अब आगे देखते हैं हम, अभी हम देखते हैं कि रूल 10 के अकॉर्डिंग जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो कैसे इशू किया जाता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, अ सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ, देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, subject to the provision of subsection 12 of the section 25 where the application for grant of the registration has been approved under rule 9, a certification of registration in form GST registration 6 showing the principal place of business and additional place or places of the business shall be made available to the applicant on the common portal, and goods and service tax identification number shall be assigned subject to the following characters, namely two characters for the state code, 2 characters for the state code, and 10 character for the permanent account number and the tax deducted and collection account number. C, 2 characters for the identity code and 1 checksum कैरेक्टर। फिर है डी, 1 चेकसम कैरेक्टर। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट में ये कहा गया है कि अगर किसी का जो एप्लीकेशन है वो क्या कर दिया गया है, अप्रूव्ड कर दिया गया है, तो अप्रूव्ड करने के बाद में उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है, ठीक है, या फिर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, उसको दर्शित करते हुए उसे एक पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, एक एप्लीकेशन जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा और उसे क्या दिया जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर उसे क्या किया जाएगा, उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, और वो जो नंबर है वो कुछ इस तरीके से होगा, 2 कैरेक्टर्स तो होंगे स्टेट कोड के लिए, ठीक है, एंड 10 कैरेक्टर उसके पैन नंबर के लिए होंगे, एंड
2 कैरेक्टर फॉर द, उसकी जो आइडेंटिटी है, या फिर और जो डी पॉइंट है उसमें कहा गया है कि 1 चेकसम कैरेक्टर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो रजिस्ट्रेशन का जो नंबर होता है ये कितना होता है, तो ये जो GSTIN होता है ना, GSTIN, इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कितना होता है, 15 डिजिट का होता है। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा था। तो 15 डिजिट में से क्या होता है कि अगर उसका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाता है, ठीक है, अगर किसी पर्सन का, तो उसे GSTN जनरेट कर दिया जाता है उसका, और उसे भेज दिया जाता है। और उसमें ये जो GSTN होते हैं उसमें जो 2 कोड होते हैं या 2 कैरेक्टर होते हैं वो स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करते हैं, और 10 जो कैरेक्टर होते हैं वो पैन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो 2 कैरेक्टर होते हैं वो उसके जो बिजनेस की जो कोड होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और एक उसमें चेकसम कैरेक्टर होता है। तो टोटल ये 15 डिजिट का क्या होता है, GSTIN होता है, जो कि उसे क्या कर दिया जाता है, इशू कर दिया जाता है, उसका जनरेशन हो जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 देखिए, द रजिस्ट्रेशन शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑन विच द पर्सन becomes liable to a registration where the application for registration has been submitted within a period of the 30 days from such days। तो देखिए ये जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कब इफेक्टिव माना जाता है, रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कब इफेक्टिव माना जाता है, फ्रॉम द डेट ऑफ, अगर उसने जिस दिन वो क्या हुआ हो, टैक्स के लिए लाइबल हुआ हो, उसके 30 दिन के अंदर ही, 30 डेज के अंदर ही अगर उसने क्या कर दिया हो, रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया हो, तो ये जो रजिस्ट्रेशन है वो उसी दिन से इफेक्ट में आ जाता है जिस दिन से वो क्या हुआ हो, टैक्स के लिए लाइबल हुआ हो। ये बात समझ में आई। देखिए इसे हम हिंदी में कुछ ऐसे कहेंगे, यदि पंजीकरण के लिए आवेदन दायी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाता है तो पंजीकरण उस दिन से प्रभावी होगा जिस दिन व्यक्ति पंजीकरण के लिए दायी हुआ है। तो जिस दिन उसे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना था उस दिन से अगर 30 दिन के अंदर अंदर उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है तो वो एट द डेट फर्स्ट से क्या माना जाएगा, इफेक्ट में माना जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। Where an application for a registration has been submitted by the applicant after the expiry of the 30 days from the date of his becoming liable to registration, the effective date of the registration shall be the date of the grant of registration under sub rule 1 and sub rule 3 for the sub rule 5 of 9। ठीक है, तो देखिए उन्होंने क्या बोला कि अगर उसने 30 दिन के अंदर अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या हुआ था, लाइबल हुआ था, तो उसने 30 दिन के अंदर अंदर नहीं करवाया है, उसके बाद में करवाया है, तो पंजीकरण के लिए जो प्रभावी तारीख होगी वो पंजीकरण प्रदान करने की तारीख होगी। ठीक है, मतलब समझ में नहीं आया होगा आपको कि अगर कोई पर्सन जिस दिन वो किसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए क्या हुआ हो, लाइबल हुआ हो, ठीक है, उसके 30 दिन के अंदर अगर उसने अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं करवाया या रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो रजिस्ट्रेशन जिस दिन हुआ है उस दिन से इफेक्टिव माना जाएगा। ठीक है, और अगर वो 30 डेज के अंदर अंदर करवा देता है तो वो जिस दिन लाइबल हुआ है उस दिन से क्या माना जाएगा, इफेक्टिव माना जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। मतलब यहाँ पे इफेक्ट कब से रजिस्ट्रेशन को इफेक्ट में लाना है, ये तो उसी दिन से आ जाता है जिस दिन वो क्या होता है, लाइबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, और यहाँ पे उस दिन से इफेक्ट में नहीं आएगा, ये ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उस दिन से इफेक्ट में आएगा। ठीक है, और ये ऑन द डेट ऑफ लाइबल, ठीक है, जिस दिन वो लाइबल हुआ है उस दिन से इफेक्ट में आएगा अगर उसने 30 डेज के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। और यहाँ पे अगर उसने 30 डेज के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो जिस दिन उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है उस दिन से उसका रजिस्ट्रेशन क्या माना जाएगा, इफेक्ट में माना जाएगा। ठीक है, प्रभावी माना जाएगा। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। एवरी सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन
shall be duly signed or verified through the electronic verification code 8 by the proper officer under the act। ठीक है, तो ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो प्रॉपर ऑफिसर होता है वो उसको क्या करता है, साइन करता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से क्या करता है, उसको वेरीफाइड करता है। ठीक है, एवरी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, हर सर्टिफिकेट को जो प्रॉपर ऑफिसर है वो उसको या तो साइन करेगा या फिर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन के थ्रू उसे वेरीफाइड करेगा। फिर पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। रूल नंबर 5 देखिए क्या कहता है, वेयर द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड अंडर द सब रूल 5 ऑफ रूल 9 द एप्लीकेशन शैल बी communicated through the registration number and the certificate of the registration under sub rule 1 duly signed or verified through the electronic verification code shall be made available to him on the common portal within a period of the 3 days after the expiry of the period of specified in sub rule 5 of the rule 9। ठीक है, इसके अंदर देखिए ये बताया गया है कि अगर किसी का रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या हो, डीम्ड रजिस्ट्रेशन हो। ठीक है, डीम्ड रजिस्ट्रेशन है तो उसे क्या किया जाएगा कि जो 3 दिन के अंदर अंदर उसका जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन किया हुआ जो रजिस्ट्रेशन है वो उसे उसके पोर्टल पर कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर उसे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उसे कहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, जीएसटी का जो कॉमन पोर्टल है उस पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, कितने दिन के अंदर, विद इन द 3 डेज। ठीक है, विद इन द 3 डेज ऑफ द आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन रूल 5 ऑफ द रूल 9। ठीक है, तो ये था आपका